हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है डाइवर्सिटीज़ के अंतर्गत भाषा या लैंग्वेज। पूर्व में जो चैप्टर था या जिस पर बात की गई थी वो थी भारतीय समाज की विविधताएं। उस विविधता के अंतर्गत ही ऐतिहासिक अंतः स्थापित विविधता की बात भी कही गई थी और उसी से रिलेटेड अब पहला टॉपिक है उसके अंतर्गत लैंग्वेज या भाषा। भारतीय सांस्कृतिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता जो रही है वो है यहाँ की यानी भारत की मिली जुली संस्कृति। भारतीय समाज के 7,000 वर्षों के सांस्कृतिक इतिहास की अपनी प्रभावी संस्कृति रही है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जनजाति एवं ब्रिटिश या अन्य सांस्कृतिक धार्मिक समूहों का भी मिश्रण रहा है। हिस्ट्री में या और भी सब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा, भारत पर अनेक विदेशी आक्रमण हुए, कई सारी संस्कृतियाँ आईं और जिसके कारण कई सारी भाषाएं भी भारत में आईं और उसी के कारण आज भी भाषा, धर्म और संस्कृति को जो है बचाए हुए रखा गया है। भारतीय संस्कृति की जहाँ तक अक्षुण्णता है यानी भारतीय संस्कृति जो आज भी बची हुई है उसमें बहुत बड़ा हाथ लैंग्वेज यानी भाषा का योगदान रहा है। भारत में इसी कारण से देखा होगा कि जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था उसमें भाषाई संरचना को बहुत अधिक महत्व दिया गया था, यानी भाषाई संरचना के आधार पर ही भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। कहने का मतलब है कि भारतीय समाज की अंतः स्थापना में भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अब आता है भाषा क्या है, यानी परिभाषा के रूप में भाषा भाषिक अवयवों से उच्चारित या यादरक्षित प्रतीकों की एक व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्य परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे की इंटरेक्शन या बातचीत कर सकते हैं और बातचीत समझ भी सकते हैं। यानी भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, भावनाओं को और इच्छाओं को अभिव्यक्त करते हैं। इस आधार पर भाषा की 3 विशेषताएं बताई गई। पहला है भाषा भाषिक अवयवों से उच्चारित होती है। दूसरा, ये प्रतीक होते हैं, अर्थात भाषा में जो चिन्ह बने होते हैं वो मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं। भाषा को एक समूह के लोग समझते हैं, यानी हर समूह की अपनी एक अलग भाषा होती है और भाषा विचार अभिव्यक्ति का एक बहुत बड़ा या महत्वपूर्ण साधन है। प्रत्येक भाषा का अपना एक मानक रूप होता है जिसे उस भाषा को जानने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। व्यवहारिक रूप में भाषा के 2 स्वरूप होते हैं, एक होती है लिखित भाषा और दूसरी होती है मौखिक या उच्चारित भाषा। उच्चारित भाषा ही वास्तव में मेन भाषा है, क्योंकि लिखित रूप में तो उसका लिपिकीकरण या लिपि हो जाता है। इसलिए भाषा जो है मौखिक भाषा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि उसके आधार पर ही जो है लोग अपने विचारों को या हम सभी अपनी बात को रख सकते हैं। भाषा का परिष्कृत रूप संस्कृति पर आधारित होता है। संस्कृति एक भाषा में समान प्रेम होता है जिससे व्यक्ति की पहचान होता है। यानी कि भाषा जो है संपूर्ण संस्कृति या किसी भी समाज, देश, राज्य की संस्कृति के आचरण का एक आधार है और भाषा के आधार पर ही समुदाय का निर्धारण होता है, यानी समुदाय बनता है। मानवीय ज्ञान, समुदाय एवं संस्कृति की भाषा, यानी मनुष्य का जो ज्ञान है वो भाषा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि भाषा का क्षेत्र अपने आप में बहुत व्यापक है। नेक्स्ट आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में,
भाषा के विविध रूप। भाषाओं की संख्या भारतीय समाज की दृष्टि से असंख्य है। ग्रियर्सन ने भारत की भाषाओं का सर्वेक्षण किया था और इस आधार पर उन्होंने भारत में लगभग 179 यानी 179 भाषाएं और 544 यानी 544 लोक भाषाओं का उल्लेख किया था। कहने का मतलब भारत में 179 और भाषाएं तथा लोक भाषा लगभग 544 है। यद्यपि ये जो वर्गीकरण ग्रियर्सन ने किया था वो काफ़ी पुराना है, लेकिन फिर भी ये एक अनुमानित आधार पर भारतीय समाज या संस्कृति के संदर्भ में सही भाषाओं का वर्गीकरण कह सकते हैं या संख्या इसको माना जा सकता है। इस आधार पर यह शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से भारत में भाषा के 5 वर्ग बनाए गए, जैसा कि देख रहे हैं। पहला है प्राचीन भाषा। प्राचीन भाषा में भारत में प्रयुक्त भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ये भारत की प्राचीन भाषाएं कहलाती हैं। यद्यपि व्यवहारिक रूप में ये भाषाओं का प्रचलन बहुत कम रह गया, केवल संस्कृत को छोड़कर। देखा होगा कि पाली, प्राकृत और अपभ्रंश जैसी भाषा शायद ही देखने को अपने को मिलती है। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा। ये भारत की शास्त्रीय भाषा कहलाती है और भारतीय संस्कृति की जनक भी इसको कहा जाता है। और दक्षिण की भाषाओं में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो भाषाएं, उस पर भी संस्कृति का ही यानी संस्कृत का बहुत अधिक प्रभाव है। नेक्स्ट है मातृभाषा। किसी भी बच्चे की पहली भाषा जो होती है मातृभाषा है, यानी कि वह अपने माता पिता से या परिवार में जिस भाषा को वह सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाएगी। वह भाषा प्रादेशिक स्तर पर कन्नड़ भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, मलयालम भी हो सकती है, तमिल भी हो सकती है। नॉर्थ यानी उत्तर भारत में देखा होगा कि प्रादेशिक भाषा के रूप में हिंदी का अधिक प्रचलन है। नेक्स्ट है राजभाषा। राज्यों के कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी राजकाज में जिस भाषा का प्रयोग होता है वह राजभाषा कहलाती है। भारत के उत्तरी राज्यों में यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, दिल्ली में सामान्यतः हिंदी को ही राजभाषा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान में इस दृष्टि से 18 भाषाओं को राजभाषा की स्वीकृति भी प्रदान की गई। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा। प्रत्येक राष्ट्र की एक भाषा होती है, उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। यानी जिस भाषा को देश की अधिकांश जनता बोलती है, समझती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान में इस दृष्टि से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया या स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। वर्तमान में ग्लोबलाइजेशन के कारण या वैश्वीकरण के कारण लगभग सब भाषाओं को, विश्व के राष्ट्रों को एक दूसरे के समीप ला दिया गया है, खासकर टेक्नोलॉजी ने। इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो है, अधिकांशतः देखा गया है कि अंग्रेजी भाषा जो है वो एक तरह से इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में स्थापित है। यानी अगर कहीं विदेशों में या कहीं पर भी बात करनी है तो अंग्रेजी के माध्यम से हर जगह बात की जा सकती है। इस दृष्टि से इंग्लिश को या अंग्रेजी भाषा को विश्व भाषा का गौरव दिया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में लगभग 18 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है और उनकी बोलने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है लगभग इस प्रकार है। सबसे अधिक हिंदी भाषा है, जिसको बोलने वाले 2001 की जनगणना के अनुसार है, ये 11 का आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है। लगभग 33 करोड़ लोग इसको बोलते हैं। उसके बाद सबसे अधिक भारत में बोली जाने वाली भाषा मलयालम, मराठी, कन्नड़ और असमी भाषा का नाम है। उड़िया भाषा भी उसी में है
और एक तेलुगु और तमिल भाषा और उसके बाद उर्दू भाषा का प्रमुख स्थान है जो मुख्य रूप से भारत में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त